नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में कल से लोकल युवाओं के लिए प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण का नियम लागू होने जा रहा है। इससे जहां एक तरफ प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र पर फैसले के नकारात्मक असर की आशंका भी जताई जा रही है। इस पर भी बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब हरियाणा के लोगों को मिलेगी ज्यादा नौकरियां। निजी कंपनियों को देना होगा 75% आरक्षण। हरियाणा वासियों को मिलेगा 75% आरक्षण। 30,000 रुपए तक की नौकरियों में मिलेगा फायदा। कल से लागू होगा ये नियम। हरियाणा में कल से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का नियम लागू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की थी। नवंबर 2021 में विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास हुआ था। तो वहीं 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म या 10 या उससे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के दायरे में आएंगी। इस कानून के तहत 30,000 रुपए तक की सैलरी वाली निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। वहीं ईंट भट्टों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। किसको मिलेगा फायदा? 30,000 रुपए प्रति माह वाली नौकरियों में लागू होगा आरक्षण। उम्मीदवार को हरियाणा का लोकल कैंडिडेट होना जरूरी। उम्मीदवार को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर करवाना होगा रजिस्टर। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो हरियाणा राज्य में अधिवासित है। इन्हें ही लोकल कैंडिडेट की श्रेणी में रखा गया है। इस आरक्षण के तहत फायदा प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट को अनिवार्य रूप से डेजिग्नेटेड पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। एम्प्लॉयर को भी इसी पोर्टल के जरिए भर्तियां करनी होगी। तो वहीं अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी उन पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो वहीं सरकार ने स्थानीय भर्ती को बढ़ावा देने के लिए 25% सब्सिडी का भी विकल्प दिया है। हरियाणा सरकार के फैसले से निजी कंपनियां टेंशन में आ गई हैं। सरकार के फैसले का विरोध भी हुआ। उद्योग जगत ने सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने को भी कहा। आशंका जताई गई है कि नियम से मल्टीनेशनल कंपनियां राज्य से बाहर चली जाएंगी। वहीं सरकार के फैसले के खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 15 जनवरी से पहले सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। जिसके बाद फैसले के प्रभावी होने का रास्ता साफ हो गया है। विपक्ष ने भी सरकार के फैसले पर जमकर बवाल काटा, विरोध किया और इसे अलोकतांत्रिक करार दिया। लेकिन सरकार अपने मकसद से जरा भी नहीं डिगी और शनिवार से यह फैसला प्रदेश में लागू होने जा रहा है। प्रदेश के युवाओं में इसे लेकर खासा उत्साह का माहौल है। आखिर उनके लिए रोजगार की राह ज्यादा आसान होगी। लेकिन अब देखना है कि सरकार का फैसला युवाओं के लिए कितना फायदेमंद रहता है। तो वहीं उद्योग जगत द्वारा जाहिर की गई आशंका कितनी सही साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो हरियाणा के युवाओं के लिए निसंदेह निश्चित तौर पर खुशखबरी है, लेकिन उद्योग जगत के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबर, ये जानना यहाँ पर जरूरी है। 75% नौकरियों में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर्स में 30,000 रुपए तक की नौकरियों में मिलेगा फायदा। प्रदेश के युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। अब प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की राह आसान होने जा रही है। कल से ही प्रदेश भर में सभी लोकल युवाओं के लिए ये खुशखबरी उगते सूरज के साथ ही निकलकर सामने आ जाएगी। कल से लागू होने जा रहा है 75% आरक्षण कानून। प्राइवेट सेक्टर्स में 75% लोकल युवाओं को ही नौकरियां दी जाएंगी। प्राइवेट कंपनियों में हरियाणवियों के रिजर्वेशन पर ही हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कितना आसान हो जाएगा अब प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य को लेकर उनकी राह, रोजगार को लेकर उनकी राह, और उद्यमी, और खासकर वो उद्यमी जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक गए अपनी याचिका लेकर कि जनाब 15 तारीख से पहले प्लीज सुनवाई कर दीजिए, चूंकि उन्हें 2 फरवरी की तारीख मिली हुई थी। उन उद्यमियों का क्या होगा? उनकी नाराजगी ऐसी क्या रही कि उन्हें याचिका दायर करनी पड़ी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया। थोड़ी देर पहले ही खबर ब्रेक कर रहे थे हम, तो अब उन उद्यमियों की याचिका पर भी सुनवाई नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि नाराजगी है, कहीं कोई पेच फंस रहा है। उद्योग या उद्यमी नाराज नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने भूमिका में यह सवाल उठाया कि 75% आरक्षण कानून से प्रदेश में, प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर तो बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र पर फैसले के नकारात्मक असर की आशंका क्यों है? यह आशंका नहीं होनी चाहिए। इसी पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमारे पैनल से मिलवाएं। बहुत शानदार पैनल और बड़ा पैनल हमारे साथ आज मौजूद है। आकाश जिंदल जी हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में राजेश गुप्ता हैं, उपाध्यक्ष MIWA मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। सर, आपका स्वागत करती हूं। धन्यवाद। विनोद अग्रवाल जी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप सदस्य हैं इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी। नेहरा जी, स्वागत है। विवेक चौधरी का भी स्वागत करती हूँ, प्रवक्ता JJP हैं आप। खालिद चहल का कांग्रेस प्रवक्ता। खालिद जी, बहुत स्वागत है। एक एक करके आ जाऊंगी। खालिद जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कल का इंतजार है क्या? कल का इंतजार नहीं है अनामिका। प्रदेश के युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजा है। यहाँ हमारे प्रदेश में बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान पर चरम पर है। वहाँ आप आरक्षण का प्रदेश के युवाओं को एक झुंझुना थमा रहे हैं। क्या रोजगार है? क्या रोजगार है? इंडस्ट्री में रोजगार है? इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे खड़ी है, उनमें आप बात कर रहे हैं रोजगार देने वाले। रोजगार की एक सीमा है 30,000 तक, यानी आपको लेबर क्लास की नौकरी हम देने वाले हैं। उसके ऊपर की जो अपॉइंटमेंट है वो कंपनी अपने हिसाब से करेगी। अगर आपको ऐसा करना था तो आपने क्यों नहीं किया? ऊपर तक करते आप, जहाँ तक एक कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की, अधिकारियों की, वहां तक करते 30,000, यानी एक लेबर क्लास की नौकरी के लिए आप प्रदेश के युवाओं को झुंझुना थमाने वाले। ऊपर से उस स्थिति में जब आप प्रदेश के अंदर लगभग 40 तरह की भर्तियां, लगभग 55 पोस्ट अभी रद्द किए आपने पिछले बीते वक्त में। आपने SC का हाल देखा क्या हुआ? पूरे भारत में उसका शोर है कि किस तरह नौकरियां देखी जा रही है। अभी आपने 4 दिन पहले देखा कि पुलिस की भर्ती में क्या हुआ। पुलिस की भर्ती में दौड़ता कोई है, लगता कोई है, परीक्षा में कोई बैठता है, अपॉइंटमेंट किसी को मिलती है। और वो सरकार कह रही है प्रदेश के युवाओं को हम आपको 75% का आरक्षण देने वाले कंपनियों में। ये नहीं कहते कि हम आपको लेबर क्लास में आरक्षण देने वाले कंपनियों में। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मजाक है प्रदेश के युवाओं के साथ। कंपनियां नहीं रह जाएंगी, रोजगार नहीं रह जाएंगे। पहले बी स्पेसिफिक, पहले आप क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि नौकरियां है ही नहीं, फिर आप कह रहे हैं लेबर क्लास की नौकरियां दे रहे हैं। बी स्पेसिफिक आपकी असल नाराजगी क्या है? नौकरियां नहीं है, आप शिगुफा छेड़ रहे हैं, या कम पैसों की नौकरियां देके क्या भला कर लेंगे, या ये दोनों ही सवाल है? आपका? देखिए अनामिका, सवाल दोनों बनते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ना आप पास से रोजगार है। जिन लोगों को आपने रोजगार दिए थे उनके रोजगार आप छीन चुके हैं। यहाँ तक कि कितने ही युवा ओवर एज हो जाएंगे जब तक आपका नया प्रोसेस अमल में आएगा।
नहीं, वो तो कल से ही लागू होने जा रहा है ना। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, आ रही हूँ आकाश जी, आ रही हूँ। जरा नेहरा जी से जवाब ले लो, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। विजेंद्र नेहरा, अनामिका जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है, और नेहरा जी की आवाज थोड़ा उठाइए। अनामिका जी देखिए, एक चीज तो अनामिका जी मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि खालिद जी को शायद ध्यान नहीं है और खालिद जी बिना तैयारी के आते हैं। अभी पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये कानून तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पहले लागू कर रखा है, तो अगर आपने पहले लागू कर रखा है तो आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दूसरा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे जो आपके राज्य हैं खालिद जी, वहां पे इसी तरह का कानून पहले से लागू है और अन्य राज्यों के जो कानून है उनका अध्ययन करने के बाद हरियाणा प्रदेश ने कानून बनाया है। और उद्योगपति है जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी चर्चा करने के बाद में, क्योंकि पहले इसको 50,000 इसकी सीमा रखी गई थी, उसके बाद में 30,000 तक इसकी सीमा रखी गई है। और अनामिका जी, हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए खुशखबरी और भी है कि जल्दी ही हरियाणा सरकार 50,000 से अधिक जो भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो निकालने जा रही है। और पहले 5 साल के अंदर भी अनामिका जी, जिस तरह से हमने 80,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया, लगभग 5 लाख से अधिक हमने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देने का काम किया। और भाजपा सरकार आने के बाद में चाहे वो बड़े उद्योग हो, लघु उद्योग हो, चाहे वो मध्यम उद्योग हो, 1,69,000 यूनिट हमारे शासनकाल में स्थापित हुई है। और इसके साथ साथ सब कुछ मिलाकर के प्राइवेट हो, सरकारी हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, लगभग 18 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार हमारी सरकार दे चुकी है। और निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो 75% रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, लोगों ने कोशिश करी कोर्ट में इस मामले को घसीटने की अनामिका जी, और कोर्ट के अंदर भी इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। और अब माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो सरकार ने की हो, और हरियाणा वासियों को 30,000 तक की जॉब में 75% जो आरक्षण है वो मिलेगा। आपको कहीं पर भी ये नहीं लगता कि इस फैसले का उद्योग क्षेत्र पर नकारात्मक असर किसी भी एंगल से पड़ेगा? नहीं लगता ना आपको? अनामिका जी, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ठीक है, बस रुक जाइए सर, बहुत बड़ा पैनल है, सबको थोड़ा ही समय देके आगे बढ़ाऊं। 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। उद्योगपतियों से पूछ के कानून लेके आए हैं, सड़क की पर बिजली पानी की सुविधा उनको हम दे रहे हैं, प्रोत्साहन उनको हम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ 10 कर्मचारी से जो अधिक की कंपनियां हैं उन पे लागू होगा। और दूसरा, पुराने जो कर्मचारी हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, नई जो कंपनियां भर्ती करेंगी उसमें ये लागू होगा। तो कोई भी दिक्कत और परेशानी होने वाली नहीं है। हमने सबके साथ में कई दौर की चर्चा करने के बाद ये कानून लेके आए हैं। और रोजगार, हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है, लोकल युवा है, उनको रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में सरकार ने की है। पूरा हरियाणा प्रदेश का युवा आज खुद से प्रसन्न है। आकाश जिंदल, हाँ सर, आकाश जी बोलिए। जी, नाउ यू हैड आस्क्ड माय फ्रेंड टू बी स्पेसिफिक। I'll be very specific. I have high respect for BJP. सर, आपको मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाम भी समझे तो थोड़ा अगर हिंदी में आप बोले, गुजारिश है सर। जी, बिल्कुल हिंदी में बात करूंगा। गाँव में भी देखते हैं ना हमें, वो लोग भी देखते हैं जिनकी अंग्रेजी इतनी दुरुस्त नहीं। जी, बिल्कुल हिंदी में बात करूंगा। देखिए, मैं बीजेपी की बहुत इज्जत करता हूँ, चौटाला साहब की पार्टी की भी इज्जत करता हूँ, बट यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है, अगर इंडिया में सारी स्टेट इस तरीके से रेगुलेशन बनाने लग जाएं, अपनी स्टेट के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, तो हम कहां पहुंचेंगे? वेयर वुड बी रीच? मेरे हिसाब से इनकी मंशा अच्छी है, बीजेपी की, चौटाला साहब की पार्टी की, कि लोगों को रोजगार दिया जाए। आई एम विद देम, बट उसको देने का तरीका क्या है? उसको देने का तरीका होना चाहिए नई जॉब्स को जनरेट करने का। नई जॉब्स को जनरेट करने के लिए जितना एफर्ट होना चाहिए था और जितना हरियाणा में पॉसिबिलिटीज है, मेरे हिसाब से उस तरीके की ग्रोथ नहीं हुई है। आज हरियाणा की आप सिचुएशन देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट, आप सब जानते हैं, मैं नेशनल और ग्लोबल चैनल्स पे शो करता हूं, गुड़गांव ऑटो पायलट मोड पे ग्रो किया है। क्या हरियाणा में, और मैं यहाँ सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की सरकारों की भी बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ या पंचकुला, उनको उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई है। जबकि हरियाणा इंडिया की सबसे ज्यादा वेल सूटेड स्टेट है, 3 तरफ दिल्ली को टच करता है, टोपोग्राफी बहुत अच्छी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ सकती है। तो मेरा यह मानना है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए। यहाँ पे हरियाणा के लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। नोट कर लीजिएगा नेहरा जी, सब आप ही के लिए बोला जा रहा है। हाँ बोलिए आप बोलिए। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए तो अपने आप जो लोगों को जॉब मिलेगी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर बीजेपी एंड मोदी साहब। नाउ विद ड्यू रिगार्ड्स आई वांट टू आस्क दिस थिंग टू माय बीजेपी फ्रेंड। मैं अगर बठिंडा पंजाब से यहाँ हरियाणा में आया हूँ, रोजगार कर रहा हूँ, 28,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, उसके बाद खर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, मकान का किराया यहाँ पे दे रहा हूँ, खाना यहाँ खा रहा हूँ, जीएसटी यहाँ जनरेट कर रहा हूँ, टैक्सेशन जितनी भी है मेरी वजह से यहाँ पे हो रही है। तो
आप क्या मुझे पराया कर देंगे? क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? क्या अगर मैं बठिंडा से आके 30 साल से गुड़गांव में रहकर बड़ा सवाल क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? क्या आप मुझे पराया कर देंगे? मैं सिर्फ ये प्यार और पीपल जो है, प्यार और दोस्ती से भरा हुआ मेरा क्वेश्चन है, इफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस, वेयर वुड बी रीच मेहरा जी? सो आई थिंक येस, इट्स गुड दैट यू आर गिविंग जॉब्स टू हरियाणा पीपल. आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ हरियाणा, बट इफ ऑल स्टेट्स स्टार्ट परस्यूइंग दिस प्रैक्टिस, वेयर वुड बी रीच? हर स्टेट ये काम करना चाहे शुरू कर देगी तो हम कहां पहुंचेंगे? और फिर जो है इसमें डोमिसाइल के भी कई इशू आ जाएंगे. कोई हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति है, 30 साल महाराष्ट्र में रहा, अब उसका बच्चा आके यहाँ जॉब कर रहा है, आप उसको हरियाणवी ट्रीट करेंगे? नहीं ट्रीट करेंगे. तो मेरे हिसाब से हरियाणा के लोगों को रोजगार दीजिए, बिल्कुल दीजिए, फ्रेश जॉब जनरेट कीजिए. और फिर दूसरी बात यह है, अगर रिजर्वेशन करना ही सिर्फ 20 या 25 हजार की जॉब्स के लिए है, तो आप ये मुझे बताइए, 20,000 की अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो क्या गुड़गांव जैसी सिटी में अपने परिवार को उस तरीके से पाल पाऊंगा? मैं जवाब दे रही. विवेक चौधरी जी, आप जवाब दे दीजिए जरा पहले. अनामिका जी, मैंने बहुत अच्छे से सुना जिस तरह जिंदल जी ने सवाल उठाए कि मैं पंजाब से आके यहाँ 28,000 की नौकरी करूंगा और मुझे क्या आप पराया कर देंगे? जिंदल जी, यही बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है और समय समय पे स्पष्ट की जा रही है कि नई जो नौकरियां होंगी उनके अंदर ये कोटा है, पुराने किसी भी व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा. और इस बात को अगर सही वे में लीजिए, आप कह रहे हैं जॉब्स क्रिएट कीजिए, जॉब्स लेके आइए. जॉब्स क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हरियाणा के अंदर आने लग रही हैं. और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा, दुष्यंत जी जब सरकार में आए, सरकार में आने से पहले उन्होंने ये विवेक जी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब आएंगी तब आएंगी. 75% आरक्षण लोकल के लिए कल से लागू हो रहा है. आपको नहीं लगता इससे इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा? मतलब सरकारी बाबू जाके चेक करेंगे, चीजें देखेंगे. सर एक बार सुन लीजिए. नहीं, इससे आपको लगता है कि नौकरियों का सृजन होगा या नौकरियां घटेंगी? नाराजगी बढ़ेगी तो नौकरियां घटेंगी ना सर? नहीं, नौकरियां घटेंगी, बिल्कुल नहीं घटेंगी. नौकरियां घटेंगी क्यों? आप बताइए ना. आप बताइए ना, आप आश्वस्त कीजिए ना, आप सरकार है, आप आश्वस्त कीजिए. ये साफ मैं अगर आप बोलने देंगे तभी तो स्पष्ट. हाँ बोलिए ना, बोलिए. आपने मुझसे पूछा इसलिए बोला मैंने, बोलिए. मैं अनामिका जी वही बात कर रहा हूं जिस तरह से अगर हम लुमिनस बैटरी प्लांट की बात करें, मारुति की बात करें, जिस तरह से कंपनीज आ रही हैं, डे बाय डे नए प्लांट्स लग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, उसी को देखते हुए ये किया गया है. और रोजगार मेरा अधिकार जो कैंपेन दुष्यंत जी ने चलाई थी सरकार में आने से पहले, उसी का ये नतीजा है कि 75% युवा को आज कोई हरियाणा पहला स्टेट नहीं है कि हरियाणा में ही देने का काम कर रहे हैं. हरियाणा से पहले हिमाचल ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, तमाम स्टेटों ने देने का काम किया. और इसमें बुराई भी क्या है? अगर 30,000 तक का क्राइटेरिया रखा है, अगर हरियाणा के युवा को नौकरी मिलती है तो उसमें बुराई भी क्या है? आज 30,000 तक का है, कल 50,000 का भी होगा. जैसे कंपनीज को सूटेबल लगेगा, कंपनीज कंफर्टेबल होंगी, कंपनीज की सलाह लेके ही ये लागू किया गया, बिना किसी से पूछे लागू नहीं किया गया. सबकी सलाह मशवरा करके पहले 50,000 का था, कंपनीज ने ऑब्जेक्शन किया तो 30,000 तक कर दिया. इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है. जॉब्स क्रिएट करने का ही एक माध्यम है. जैसे अभी मेरे प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने बताया कि सरकारी नौकरियां भी निकालने का काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हरियाणवियों को तवज्जो मिले, उसी के लिए ये कानून लागू किया गया है. ठीक है, आपको जवाब मिल गया आकाश जिंदल जी? जी नहीं, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. कुछ पॉइंट मेरे रेज किए गए हैं, कुछ पॉइंट का अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है. सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, बहुत अच्छी बात है. मेरा सवाल यहाँ पे ये है, आज अगर कोई हरियाणा में इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इस पॉलिसी से कंफर्टेबल नहीं है, अगर सपोज कीजिए कल वो उठा के अपना प्लांट यूपी ले जाता है, तो उससे हरियाणा का फायदा होगा या नुकसान होगा? ये लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए आप. मैं आऊंगी नेहरा जी आपके पास, नहीं रुक जाइए, दो और गेस्ट है. राजेश गुप्ता जी, आपको क्या लगता है रिजर्वेशन फॉर लोकल, आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले अनामिका जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इंडस्ट्री को इस मंच का आने का मौका दिया और कुछ बोलने का मौका दिया. मैं
सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मुझे हरियाणा के जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर मेरे को कोई डाउट नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है या कुछ नहीं है। हरियाणा के एम्प्लॉइज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इस कानून के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये कानून जो है ये में से काला कानून, काला अध्याय हरियाणा प्रदेश और हमारे देश के लिए कहना चाहूंगा। देश के लिए इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि यदि हर स्टेट इस तरीके से अपने कानून लाएगी कि मेरे ही स्टेट का नाम गिनवा रहे हैं, उन स्टेट्स वो नाम जरूर गिनवा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कंपैरिजन क्यों करते हैं? यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट सिस्टम क्यों बन जाते हैं? हम उसको सुधार क्यों नहीं करते उससे कुछ सीख लेकर? आज हिमाचल में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोकल नहीं है, वहां पर लोकल व्यक्ति यदि ज्यादा हो जाते हैं तो यूनिट्स को प्रॉब्लम होती है। और यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, हमेशा यही देखा गया है कि अगर आपको पास प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तभी आप कुछ सीख पाते हैं। हरियाणा का नौजवान भी तभी सीख पाता है। अब यदि किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर मेरे को 75% हरियाणा के एम्प्लॉय को पता है कि मेरा तो रिजर्वेशन है, मुझे मैनेजमेंट निकाल नहीं सकती क्योंकि इन्हें 75% हरियाणा का कोटा रखना ही रखना है, तो वो मैनेजमेंट की भी शायद बात नहीं सुनेगा। और जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हरियाणा के व्यक्ति में काबिलियत हो और सकता है वो यूपी के व्यक्ति में काबिलियत हो। लाइक गारमेंट इंडस्ट्री, उसमें ज्यादातर यूपी के कारीगर होते हैं। हरियाणा में मुझे कितने कारीगर मिल जाएंगे जो कि गारमेंट का काम कर सकते हैं या गारमेंट सिल सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, जो कि हरियाणा पर्टिकुलरली अगर मैं पानीपत गुड़गांव का हूं तो एक मेजर इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट देती है और रेवेन्यू जनरेट करती है। इसी प्रकार से मेरे अभी मित्र ने कहा कि हमारे जेजेपी के मित्र ने कहा कि सरकार सरकारी रोजगार भी पैदा कर रही है, सरकारी नौकरियां भी ला रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इंडस्ट्री को ये राइट देती है कि हम सरकारी नौकरी में किसी को हम नौकरी के लिए रिकमेंड कर सके और उसको नौकरी दी जाए? क्या सरकार ऐसा कोई हक देती है? मैं एक उद्योगपति हूं, मैं एक इन्वेस्टमेंट हूं, मैं एक प्राइवेट आदमी हूं, मेरे पास कोई सरकार की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास या मेरी इन्वेस्टमेंट है या मेरी प्रॉपर्टीज के स्टेक पे मैंने बैंक से लोन ले रखा है, उसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, जिसके लिए मुझे सरकार ने ही बाध्य कर रखा है। यदि मेरे यहां पर सरकार का कानून चलने लग जाएगा कि नौकरी देने के लिए भी सभी कानून आपके सरकार के मान्य हैं, जहां पर कहीं एम्प्लॉय वेलफेयर की बात है या और चीजें हैं, लेकिन यदि मुझे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए भी आप मुझे बाध्य कर देंगे तो आप मेरा कार्य करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भी ये कहूंगा, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इक्वालिटी का राइट देता है, बिल्कुल। एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये कहता है कि मैं देश के किसी भी हिस्से में रह सकता हूं, नौकरी कर सकता हूं और वहां पर रोजगार कर सकता हूं। ये आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। तो क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान रहे? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत मानती है। बाबा साहेब अम्बेडकर को हम सभी मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं का बनाया हुआ है। क्या हम उन्हीं के पसीनों पर नहीं चलना चाहते? अगर ऐसा हम इन सवालों का हम जवाब लेंगे। विनोद जी, आप अपनी बात ऐड कीजिए, फिर मैं जाती हूँ नेहरा जी के पास। धन्यवाद अनामिका जी। खालिद जी के पॉइंट्स बढ़ गए और उनके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। इंतजार कीजिए, नेहरा जी के बाद आऊंगी। इकट्ठा करते रहिए आप, मुझे पता है आप एक साथ शब्द बांट छोड़ेंगे। देखिए, कोविड की जो पोजीशन है उसके अंदर एमएसएमई तो पूरी तरह से आज के दिन जो एमएसएमई सेगमेंट है बर्बाद होता जा रहा है। और यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इस कानून के बनने के बाद में कोई भिवाड़ी शिफ्ट कर रहा है, कोई यूपी शिफ्ट कर रहा है और लोग यहाँ से अब पलायन करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 75% का कानून आपने नौकरियों में तो बना दिया, क्या हरियाणा गवर्नमेंट 75% की जो परचेज करती है, क्या वो हरियाणा की फैक्ट्रियों से माल खरीदती है? सारा हरियाणा की इंडस्ट्रीज को सरकारी स्तर पे परचेजिंग के अंदर कोई राहत कभी नहीं दी जाती। उसके अलावा आज हमारा जो युवा है वो घर पे खाली बैठा हुआ है और उसके लिए बैंकों के लिए से लोन लेना, उसको चुकाना और इतने भारी भरकम कानूनों का पालन करना उसके लिए बस की बात नहीं है। हमने अभी पीछे अपने मन से मेवा से गवर्नमेंट को लिखा भी है कि आप अगर इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल प्लॉट बेच के अगर इंडस्ट्री खरीदना चाहता है, अगर आप उसका 20% जो कैपिटल गेन लेते हो वो अगर आप उसको हटा दें इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए, तो बहुत सारे युवा इस इंडस्ट्रीज के अंदर आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मान लो एक के पास मकान है, आज उसका जो मकान की वैल्यू है वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए है। अगर वो उसको सेल आउट करता है तो उसका सारा पैसा कैपिटल गेन में खत्म हो जाता है। अगर उसको
आज मैं इंडस्ट्री से रेजिडेंशियल प्लॉट लेता हूं तो मेरे को कैपिटल गेन की छूट मिलती है, लेकिन रेजिडेंशियल से मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहता हूं तो मेरे को कैपिटल गेन बहुत भारी देना पड़ता है। तो युवा जो है उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। इसलिए मेरा सरकार से यही कहना है कि सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए। अभी ये कोविड का समय है, अभी ये समय नहीं है कि इस समय इस कानून को लागू किया जाए। विजेंद्र नेहरा जी, आप तो कह रहे थे सबसे बातचीत हुई है, फिर इतने सारे सवाल, और सवाल वाजिब भी हैं। मुझे नहीं लगता कोई गलत सवाल उठा रहा है, उनको जवाब दीजिए। अनामिका जी, देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो बार बार हमारे दोनों साथियों ने जो बात की है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि अगर किसी पद के लिए आपको स्किल्ड कर्मचारी अगर नहीं मिलता है तो कानून में ये छूट है अनामिका जी कि वो अपने अनुसार कर्मचारी की नियुक्ति कर सकते हैं। और दूसरा, इनको मैं एक और भी बताना चाहूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि एक जिले से 75% कर्मचारियों को ना ले, मान लीजिए फरीदाबाद के अंदर इनकी कंपनी है और उसमें ये 10% तक लिमिट को सीमित कर सकते हैं, बाकी जो परसेंटेज है वो बाहर ले सकते हैं। इस तरह का छूट का प्रोविजन इस कानून के अंदर है। दूसरा, हर 3 महीने के अंदर अपने पोर्टल पर इनको जब जानकारी देनी होगी तो उसमें सरकार भी बहुत सारा प्रोत्साहन और बहुत सारी जानकारी इनके साथ में साझा करेगी। और कहीं ना कहीं सस्ती जमीन सरकार ने, देखिए मैं अनामिका जी एक चीज आपको बताऊं कि आज किसानों के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है कि जो किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है सस्ते दामों पर, वो खुद जाके पोर्टल पर अपनी जमीन की उपलब्धता बता सकता है। तो ये जो उद्योगपति साथी है वो वहां से डायरेक्ट किसान से जमीन खरीद सकते हैं। सरकार ने उनके लिए सस्ती जमीन का प्रोविजन किया है। 24 घंटे बिजली देने का हमने इनको काम किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर। अच्छी सड़कें बनाकर देने के काम किया है। सीवर की लाइन को डालने के लिए, मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं अनामिका जी, मेरा फरीदाबाद जिला औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे चाहे डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे एनआईटी का एरिया हो, चाहे सेक्टर 58-59 का एरिया हो, चाहे सेक्टर 24 का एरिया हो, चाहे वो पृथला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे वो फरीदाबाद के अंदर आईएमपी हो। आईएमपी के अंदर लगभग 70% जो प्लॉट है वो पूरे डेवलप हो चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आ चुकी हैं। अच्छी चौड़ी सड़कें हमने बना करके वहां पे इनको दी है। तो किसी भी तरह की जो सुविधा है उससे वंचित नहीं रहेंगे उद्योगपति साथी। और ये जो अभी बातचीत कर रहे हैं, ये पहले 50,000 की कैपिंग इसमें लगाई थी। उद्योग संगठनों से बातचीत करने के बाद में इसको हम 30,000 तक लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कोई भी इस तरह का जो है दिक्कत और परेशानी इनको नहीं आने दी जाएगी। और जो रोजगार अधिनियम 2020 जो है ये प्रदेश के युवाओं के भी हित में है और हमारे जो इंडस्ट्री साथी हैं उनके भी हित में है। और आप ये ना सोचें कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर है। राइट टू इक्वालिटी की भी बात आ गई बीच में कि आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं क्या? अनामिका जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पलवल के दूधवाला गांव के अंदर 100 एकड़ जमीन पर श्री विश्वकर्मा कौशल विकास केंद्र, यानी जो 1500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, लगभग 15,000 बेरोजगार युवा हर साल वहां से रोजगार प्राप्त करके निकलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उनका टाई अप हो चुका है। इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं, ये कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो देश के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा सरकार अपने प्रयासों से परवल के दूधवाला गांव में लेके आई है। राइट टू इक्वालिटी पर कुछ नहीं बोल रहे आप। राइट टू इक्वालिटी को चैलेंज नहीं करता क्या आपका ये 75% रिजर्वेशन? ये तो अनामिका जी, ये तो कोर्ट देखेगा इस विषय को। अब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, माना नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सही है। और बाकी राज्यों ने भी इस तरह का किया हुआ है। और जहां तक आपने बात की, हमें अधिकार है हरियाणा प्रदेश के हितों में काम करने के लिए, लेकिन इससे कहीं भी जो उद्योगपति साथी है उनका अहित नहीं है, उनको कोई नुकसान, दिक्कत और परेशानी नहीं। कई दौर की चर्चा उनके साथ में हमने की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 495 इंडस्ट्री के भी लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम जाने को तैयार है। अनामिका जी, 495 MOU हमारी सरकार के शासनकाल में हुए हैं और इसके अनुसार लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार में आया है। इनको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरे आकाश जी कुछ बोल रहे हैं, शायद आकाश जी कुछ बोल रहे हैं। खाली जी आ रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। आकाश जी रुक जाइए 12,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार करती है। वो डाटा हमारे पास भी है, वो आंकड़े हम भी देख रहे हैं। लेकिन बात यहाँ 75% रिजर्वेशन पर हो रही है, नाराजगी वहां पर है। और ये मत कहिए कि सारे उद्योगपति खुश हैं। अगर होते तो हाईकोर्ट नहीं पहुंचे होते। ठीक है कि वहां पे याचिका जो दायर की थी वो खारिज हो गई, उससे नाराजगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मंत्र मोदी गवर्नमेंट ने हम सबको दिया है। मैंने खुद बहुत से शोज में उसके बारे में बात की है। आज जहां मुझे खुशी है कि मोदी साहब के नेतृत्व में वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मोदी साहब की ही विजनरी गाइडेंस की वजह से आज हमारी कंट्री की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज में से। वहीं मैं बीजेपी के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ा रहा है? क्या एक नई जो है टेक्निकलिटी, नई कॉम्प्लिकेशन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के लिए नहीं आ जाएगी?
इंडस्ट्रियलिस्ट वो व्यक्ति है जो स्टेट को हर तरह के टैक्सेस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, कई तरह के टैक्सेस देता है। क्या ये कदम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पॉलिसी के साथ साथ मूव करता है? दूसरी बात, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट एंड वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल खट्टर साहब। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी हमारे बीजेपी के मित्र बात कर रहे थे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, क्या ये बताएंगे पिछले 2 साल में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी एफडीआई नहीं आई है, जबकि हरियाणा में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। गुड़गांव की ग्रोथ की बात करें, मैंने पहले भी कहा था वो ऑटो पायलट मोड पे बड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट की, जहां बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती थी, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे बहादुरगढ़ हो, चाहे पंचकुला हो, कितनी एफडीआई हम लेके आए हैं। और दूसरी बात, हरियाणा पे आज कितना डेट है, या तो मेरे बीजेपी के मित्र फिगर दे दे, वरना फिगर मैं दे देता हूँ, कितना डेट है और उनके लिए कितना इंटरेस्ट बर्डन हरियाणा को ऑलरेडी पे करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जब आप ही की सरकार, मोदी साहब की सरकार देश को इतना आगे ले गई है, खट्टर साहब खुद एक विजनरी आदमी है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, तो क्यों करना ऐसे किया जाए कि बिजनेस और इंडस्ट्री को इतना ग्रो करवा दिया जाए कि हर हरियाणवी युवक को जॉब हो। ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो दोस्त बैठे हुए हैं अभी, ये खुद घर घर जाएं कि आइए भाई साहब मेरी फैक्ट्री, रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। आऊंगी, आपको अभी वक्त नहीं दे सकती। खालिद जी काफी देर से इंतजार करें। खालिद जी देखिए, अनामिका जी, अभी हम भाजपा के प्रवक्ता को रूप से साथियों को सुन रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे, हालांकि उस मुद्दे का डिबेट नहीं है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कृषि के कानून जो आए थे, पूरी भाजपा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि देश से किसानों के हित में है, और किसानों का एक तबका जब उसके खिलाफ खड़ा होता था तो नेता क्या कहते थे भाजपा के कि किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है। जो लोग इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में गए, अब उनको ये कहने लगे कि किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है। असल में समस्या क्या है कि जब आपने हरियाणा को बेरोजगारी में हिंदुस्तान के टॉप पे पहुंचा दिया, जो आपके चेहरे पे जो ये बेरोजगारी की जो काली चढ़ी है, उसको दस्त साफ करने का, ये दस्त उसको धुंधला करने का एक प्रोपेगेंडा रखा जा रहा है। नहीं, वो क्यों धुंधला करेंगे? वो मान ही नहीं रहे ना रिपोर्ट को। वो कह रहे 34.1 नहीं 6.1 है, तो धुंधला ही क्यों करेंगे? अनामिका जी, आपने माध्यम से कहा कि पहले से हम कानून लेके आ चुके हरियाणा में, क्या झूठ बोल रहे हो? हाँ ठीक है, आप पूछ चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं नेहरा जी, ये तो आप बोल चुके हैं, या तो वो कन्नी काट रहे, जवाब नहीं देना चाहते। आप पूछ चुके हैं, रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, मैं पूछ लूंगी नेहरा जी, आप सुनिए, मैं पूछ लूंगी, नहीं बोलेंगे तो मैं पूछ लूंगी। हाँ, समस्या क्या है कि आ रही हूँ विवेक जी, आ रही हूँ, बस इनके बाद आप ही के पास सरकार का फेलियर क्या है कि स्किल्ड लेबर की समस्या है। अरे प्रभु, एक एक करके, प्रभु प्लीज प्लीज, एक एक करके। खालिद जी की बारी है, बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। अनामिका सुनिए, अनामिका सुनिए। खालिद जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप जवाब दे दीजिए कि हुड्डा साहब ने क्यों कहा कि ये तो हम लेकर आए थे। जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जवाब दीजिए ना, उसको भाग रहे, जवाब दीजिए फिर आगे बढ़िए। अब नेहरा जी मत बोलिएगा बीच में प्लीज। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि जब मुझे ये बता दीजिए कि कोई चीज हमने तो इस प्रदेश में जो कृषि के ऊपर काम हो रहा था उसमें भी काम किया था, तो हमने तो ये नहीं कहा कि हमने। अरे 75% रिजर्वेशन पे बोलिए ना, कहाँ किसान खत्म हो गए किसान वापस? बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं आप हमेशा बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है खुद कि हम लेके आए थे इसको, तो पहले ही प्रदेश में माफी मांगेंगे इसके लिए आप, या झूठ बोल रहे हो? बोलने दीजिए, आप बोलने कांग्रेस दीजिए, राज्यों में क्यों लेके आए इसको? नेहरा जी कांग्रेस राज्यों में क्यों लेके आए आप? अरे विजेंद्र जी, आप तो हड़काने लगे। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। खालिद बिना तैयारी के डिबेट में आराम से, प्लीज 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 आराम से देख लेते हैं ना इनकी तैयारी कितनी है। सुन तो लीजिए सवाल। नहीं दे रहे ना जवाब। सवाल तो सुनिए, जवाब सुनिए तो सही, जवाब सुनिए। बोलिए। मैं कह रहा हूँ नेहरा जी, ज्यादा उच्चार करने की जरूरत नहीं है। जब आप हमेशा कहते हैं ना तैयारी वारी कुछ नहीं, आप लोग जो प्रोपेगेंडा लेके आ जाते हैं यहाँ पे, उससे प्रदेश के लोग गुमराह नहीं कर सकते। जिम्मेवारी आपकी थी कि फील्ड में यहाँ पे फिर आप दोनों एक साथ शुरू हो गए, आप दोनों की 1-to-1 चल रही है क्या यहाँ पे? विवेक जी रुक जाइए, आपके गठबंधन भाई बोलने ही नहीं दे रहे कांग्रेस को। रुकिए ना सर, प्लीज रुकिए। वो वोट कर क्या रहे, आप कंपनी में डालने वाले क्या? आप लोगों को कुशल भी बनाइए, उनको नौकरी नहीं दीजिए। आपने अपने प्रदेश के युवाओं के लिए क्या किया और इससे दिक्कत में आएगी। आप समझिए
इसके प्रदेश में रोजगार खत्म होने के बाद में रोजगार लगाने लायक कुछ व्यवस्था ही नहीं किए। आपने युवाओं को दिया है तो उसका प्रशिक्षण दिया है। दूसरा, इसमें अंतर्राज्यीय समस्या बहुत बड़ी होने वाली है, आप तो समझ लीजिए। खालिद जी, अगर हुड्डा साहब ने ये कहा है, अगर हुड्डा साहब ने ये कहा है कि आपने क्या नया कर लिया है, तो हम लेकर आए थे, तो आपको जो इसमें पेचीदगियां एक मिनट सुन लीजिए, लेट मी फिनिश, ओके। मेरी डिबेट है, मुझे ही नहीं बोलने दे रहे, कमाल है। अगर हुड्डा साहब ने ये कहा है और आपको लग रहा है कि मनोहर सरकार जो लेकर आई है, बीजेपी जेजेपी सरकार जो लेकर आई है, उसमें कुछ पेचीदगियां हैं, आपके सवाल हैं, तो आप भी लेकर आए थे या लेकर आना चाह रहे थे, जो भी बयान आया है वहां दुरुस्त करवा लीजिए ना बैठ के। आप पूरा ही चैलेंज कर रहे, फिर कह भी रहे हैं कि आप कैसे वाहवाही ले लेंगे, ये तो हम लाए थे, ऐसा थोड़ी होता है। सुनिए, मतलब क्या है, आप इस प्रदेश के अंदर कितने इंडस्ट्रीज लेके आए? अगर इंडस्ट्रीज आप लेके वो तो इंडस्ट्रियल यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज बैठे तो बताएंगे कि 2014 तक इस प्रदेश में कितने इंडस्ट्रीज आई और 2014 से 2021 तक कितने लोग थे, कितने इंडस्ट्रीज बंद हुई, उनको पता किस तरह से आपने रोजगार बंद करने की कगार पे पहुंचा दिया। आप कहते हैं हम प्राइवेट जॉब सेक्टर में। मुझे ना सर कांग्रेस का स्टैंड अभी तक समझ नहीं आया। खालिद जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, रुकिए ना प्लीज, रुकिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं कायल हूँ जब आप यहाँ पर बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन आज मुझे प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। आप खुलकर बोलिए कि आप 75% रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, या फिर आप खुलकर बोलिए कि आप 75% रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। अगर पक्ष में है तो सवाल कैसा, खिलाफ है तो पूछिए। अरे बीच में मत बोलो, बोलिए ना खालिद जी। हाँ, तो साहब को रोक लीजिए ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, हम इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में हैं। तो पक्ष में तो फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? दे रही है ना वो, जो मैं कहाँ दे रहे हैं। अगर देने की बात होती तो इंडस्ट्री में हाईकोर्ट के क्यों गए हैं? क्या वो किसी दूसरे प्रदेश के किसी पार्टी? ठीक है विजेंद्र नेहरा, तो मोटा मोटी कांग्रेस का जो सवाल है वो ये है कि जरा 75% रिजर्वेशन की बात करने से तो थोड़ी ना काम चलता है, नौकरी कहाँ है वो तो बताइए। तो ये लिख लीजिए, विवेक चौधरी। अनामिका जी, देखने की बात यह है, डिबेट की शुरुआत में खालिद जी कहते हैं कि रोजगार नहीं है। हाँ। अगर रोजगार लेके आते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। ये मैं तमाम डिबेट्स में इनको देख चुका हूँ, इनका काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। अरे आप सुनने का काम कीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोलेंगे। खालिद जी जब नेहरा जी बोल रहे थे आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना। अनामिका जी इनको चुप कराने का काम कीजिए। खालिद जी बिल्कुल रुक जाइए, बिल्कुल इनको चुप कराने का काम कीजिए। चलिए आप बोलिए विवेक जी। खालिद जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। अनामिका जी, आपके चैनल की रिपोर्ट ने शुरुआत में दिखाया कि आईटीआई किए हुए स्किल्ड युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें किंतु परंतु तो कोई रही नहीं। अगर स्किल्ड हैं तभी तो प्राथमिकता दी जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं खालिद जी से एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आज रोजगार हरियाणा के युवाओं को दिया जा रहा है तो आप क्यों दिक्कत में आ रहे हैं? आज आप हरियाणा के युवाओं के खिलाफ है क्या, या कहीं से कोई सेटिंग होगी यहाँ भी आपकी? आज पलायन की बात मेरे साथियों ने की, पलायन इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते थे मारुति हरियाणा छोड़ के गुजरात चली गई। कहाँ चली गई ये बताइए। आज कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो एक तोहफा लेके हरियाणा सरकार आई है, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के युवाओं के लिए तोहफा लेके आए हैं, उससे इनके पेट में दर्द है। इनका काम ही एक है विरोध करना। और मेरे प्रवक्ता साथी नेहरा जी ने बहुत अच्छे से कहा कि ये तैयारी करके नहीं आते। मैं पहले भी तमाम डिबेट्स पे कह चुका हूँ, तैयारी करके आया तैयारी क्या है वो मैं जानूंगी, लेकिन केवल ये कांग्रेस का कहना नहीं है। लेके आए आप करते हैं, ठीक है विवेक जी, आपने दे दिया उनको जवाब, लेकिन ये केवल कांग्रेस का कहना नहीं है। राजेश गुप्ता ने भी आपसे यही सवाल पूछा, आकाश जिंदल भी यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे साथ विनोद अग्रवाल है वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। अनामिका जी, अनामिका जी, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको
पहले भी सॉल्व आउट किया गया, आगे भी सॉल्व आउट किया जाएगा। राजेश गुप्ता जी, क्या दिक्कत है? प्रदेश में अगर इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार आपको सारी फैसिलिटीज दे रही है, तो आपको भी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप इंडस्ट्री लगा के हरियाणा सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है, तो युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा। राजेश गुप्ता जी, मैं अपने मित्र को ये बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लिए नौकरी देने का मकसद सिर्फ योग्यता होती है, हमारा पैमाना सिर्फ योग्यता होती है। हम हरियाणा, पंजाब, बिहार देखकर नौकरी नहीं करते। अगर आईटीआई के पास युवा के पास योग्यता है किसी पर्टिकुलर काम करने की, तो नौकरी उसी को मिलती है। मेरे अपने पास हरियाणा के युवा काम करते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है उनके साथ, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस पोस्ट पे वो काबिल हैं हम उन्हें वहीं पे रखते हैं। यदि मेरी 75% रिजर्वेशन हो जाएगी तो मुझे कंपलसरी रखना पड़ेगा। आप कहते हैं हरियाणा सरकार ने सस्ती जमीनें का इंतजाम किया। मैं जरा सा एक दो और मेहमान के पास होते हुए आ रही हूँ, जरा सुन लीजिए प्लीज। आप कहते हैं सस्ती जमीन का इंतजाम किया। मानेसर के अंदर 45,000 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन है, तो सस्ती जमीन कहां पर है उद्योगपति के पास? तो उद्योगपति के पास अपना पैसा लगा के काम करता है। हम किसी की जात पात या उसका प्रदेश देख के नौकरी नहीं दे सकते। आपने जो एक कानून बना दिया कि ये क्वार्टरली रिटर्न भरिए, हर दूसरे दिन एक इंस्पेक्टर आके हमारी फैक्ट्रियों में बैठा रहेगा और हमसे पूछेगा ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ। हम कहां तक वो कागज लाते रहेंगे, किस रिटर्न को भरते रहेंगे? हमारे पीछे 35 डिपार्टमेंट हैं, ऑलरेडी जीएसटी की इतनी रिटर्न्स हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स की इतनी रिटर्न्स हैं। आपने एक नई रिटर्न हमारे लिए लगा दी। आप कहते हैं कि हमने हरियाणा की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बातचीत की। मैं एक मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं। हमारे 650 मेंबर्स हैं एंड आईएमटी मानेसर जो है एक प्राइम इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं आया, कोई बातचीत नहीं की गई। चंदे के एसोसिएशन से बातचीत की गई, उन्होंने सरकार के किसी प्रकार के सामाजिक दबाव में या सरकार के दबाव में आकर वो उसके लिए हामी भर दी। यदि सभी लोग खुश होते, सेक्टर 37 की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाईकोर्ट में गई है, इवन करनाल की हाईकोर्ट, कुंडली की हाईकोर्ट कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। इवन हमने खुद मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन हाईकोर्ट में गई है और हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। सिर्फ हाईकोर्ट ने एक टेक्निकल इशू लाया कि किसी एक जो उत्पीड़ित व्यक्ति है उसके थ्रू इसको दायर किया जाए रादर देन किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। आप मेरे एक इकोनॉमिक्स दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जो इस तरह के कानून लगा के जबरदस्ती करके रोजगार पैदा करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता कभी भी। हमें उद्योग को इतनी सहूलियत देनी चाहिए, जहां अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है आईएमटी मानेसर के अंदर या हमारे उद्योग विहार में या राई में कहूं कहीं भी, नो डाउट आपने एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और आप कर रहे हैं, सरकार ने किया है ये, लेकिन आज हम उसको खराब करने पे क्यों तुले हैं? किसी भी प्रदेश की तरक्की व्यापार के बढ़ने से, अगर उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से होती है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो अपने आप प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे युवा अपना रोजगार भी खोल सकते हैं। आपने देना है युवाओं के लिए नए स्किल सेंटर बनाए, उसका मतलब यह आपको उनको उद्योग करने के लिए सहूलियत दें, सस्ती जमीन दीजिए, आप उनको लोन प्रोवाइड करवाइए, मशीनें प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग को लेकर भी सवाल आकाश जिंदल का था, विवेक जी उसका जवाब भी नहीं मिला कि क्या आपका यह फैसला ईज ऑफ डूइंग के साथ भी मूव कर रहा है? और इनको भी जवाब दीजिए। अनामिका जी, देखने की बात यह है, मेरे साथी ने शुरुआत में ही एक बात कही कि क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर, और मैं ये बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि स्किल्ड लेबर होगी तभी आप उसको करेंगे। ये नहीं है कि आपको कोई अनपढ़ आदमी उठा के दे दिया कि आपने 75% के अंडर इसको लगाना है। पहले ये बात क्लियर हो चुकी है कि स्किल्ड, और आपके चैनल ने भी ये बात क्लियर की कि आईटीआई किए हुए बच्चों को अहमियत मिलेगी और स्किल्ड जो लेबर होगी उसको अहमियत मिलेगी। और मेरे साथी ने कहा कि मैं बाध्य होऊंगा इसको लगाने पे, जब एक क्राइटेरिया रख दिया कि 30,000 तक की जॉब पे इनको लगाना है, तो 30,000 की जॉब में आप कोई प्लांट इंजीनियर तो नहीं लगाएंगे। जो जॉब है आईटीआई किए हुए बच्चे हैं या स्किल्ड लेबर है उनके लिए। और मेरे साथी ने कहा कि आप युवाओं को कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर वो भी तमाम बनाने का काम सरकार ने किया और जगह जगह पे बनाने भी जा रही है, और एमएसएमई के तहत युवाओं को रोजगार करने की भी सहूलियत दे रही है। और आज कहीं ना कहीं ये जो कानून है, ये आने वाले में 1 वर्ष के अंदर आपसे दोबारा इसी मुद्दे के ऊपर अगर बहस करेंगे
तो इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाएगी और ये कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं को तो फायदा पहुंचा ही रही है। इस बात को समझना चाहिए। ये फायदा आपको कहां तक दिख रहा है? करना, ये विरोध करते आए हैं, इनके तो विरोध ही करेंगे। तो एमएसएमई इन्होंने जो कानून बनाया है उसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम अगर 10 मेरे पास एम्प्लॉइज हैं और उस पर लागू नहीं होगा, 10 से ऊपर होते ही ये कानून लागू हो जाएगा। तो एक बिल्कुल आज एक नया आदमी छोटा सा काम करना चाह रहा है 10-15 एम्प्लॉइज के साथ, वो इतने सारे कानूनों के पचड़े में नहीं पड़ेगा। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि हमने इतने कंट्रीज से बाहर से या कुछ और दूसरी स्टेट के लोगों से एमओयू साइन कर लिए। हमारे हरियाणा में खुद इतना टैलेंट है जो यहाँ से विदेश जा रहा है, जो पढ़ लिख के बच्चे बाहर दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं, वहां जाके नाम कमा रहे हैं। हम अपने टैलेंट को यहीं क्यों नहीं रोकते? हमें एमओयू साइन करने की जरूरत ही क्या है? जब हमारे यहाँ हरियाणा के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, इतना टैलेंट है, हम उनको यहाँ सहूलियत दें या इंडस्ट्रीज लगवाएं या सस्ती जमीन दें। उस दिशा में तो कोई काम हो नहीं रहा है। मैंने अभी आपसे यही बताया कि यहाँ बच्चे सिर्फ पैसे के अभाव में और उसके अभाव में काम नहीं कर पा रहे, और लोग आज विदेशों का रुख इसीलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ माहौल सही नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो आप इससे पहले जब मैं आपके पास आई थी, आपने भी और राजेश गुप्ता ने भी कहा था कि यहाँ से उद्योग जाने को तैयार हैं। कौन कौन जा रहे हैं सर? ये आपकी आशंका है या सच में मन बना लिया है कुछ ने? या बहुत सारी इंडस्ट्री जो है जा रही है यहाँ से, इस बात में कोई झूठ नहीं है। किसी पर्टिकुलर का नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ से पलायन हो रहा है। लोग यहाँ बताइए ना जो जा रही हैं। देखिए मानिए, मैं किसी का नाम लेने के लिए मैं कोई राइटफुल नहीं हूं, लेकिन यहाँ से इंडस्ट्री जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं। इवन हम खुद भी सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर इंडस्ट्री को किसी दूसरे प्रदेश में लगाया जाए, अगर इस तरह का कानून रहेगा, क्योंकि मैं 75% की पालना करना ये एक बहुत ही कठिन कार्य है और मैं नहीं चाहूंगा। आप इनकी बात से सहमत है विनोद जी? राजेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, खालिद जी, आर्यन मेहरा जी, फिर आपके देखिए अनामिका जी, आज की डिबेट और कल की तारीख मैं समझता हूँ इसको याद रखने की जरूरत है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि रोजगार देने से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे पेट में इसलिए दर्द होता है कि आप पिछले 7-8 साल से जिन युवाओं से फीस ले रहे थे, जिन युवाओं से आप दौड़ करवा रहे थे, उनसे आपने करीब करोड़ों रुपए लेकर और करीब 43 तरह की भर्तियों में 5500 भर्तियों को एक कलम से रद्द कर दिया। हमारे पेट में ये दर्द है कि आपके बोर्ड में नौकरियां बोरियों से देखी जाती हैं। हमारे पेट में ये दर्द है कि जो कुशल नेतृत्व देने की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर थी, युवाओं को कुशल में बनाना था, उसकी जिम्मेवारी आप किसी दूसरे के साथ सौंप कर आप करेंगे क्या? इससे होगा क्या कि मल्टीनेशनल कंपनियां कंपनियां चलती किससे? कंपनियां काबिलियत के आधार से चलती है। आपने इतना जोर अगर हरियाणा के युवाओं को काबिल करने में लगाया होता तो बहुत खुशी होती। हम रोजगार देने के पक्ष में है, लेकिन किसी की गर्दन दबा के अगर रोजगार देना चाहते हैं तो इससे अंतर्जातीय विजेंद्र नेहरा जवाब, इससे मल्टीनेशनल कंपनियां जाएगी, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, रुक जाइए, बस 2 मिनट बाद वाइंड अप की कमांड आ जाएगी। रुक जाइए अनामिका जी 5 लाख तक का जुर्माना। खालिद जी, मैंने पहले ही कह दिया था सबको थोड़ा थोड़ा वक्त मिलेगा। रुक जाइए प्लीज। खालिद जी, अनामिका जी देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है। इन्होंने बोला कि युवाओं से पैसे ले लिए और भर्तियां रद्द कर दी। भैया आपको इतनी जानकारी तो है नहीं कि 5000 के आसपास जो भर्तियां रद्द की हैं उनका पैसा सरकार रिटर्न करेगी उन लोगों को। आप अपने ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, कहीं थोड़ा जानकारी लेके आए करिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी कांग्रेस सरकार ने 5 साल के अंदर जो पहले 5 साल थे आपके, उसमें विधानसभा में जो आंकड़े दिए वो 18,020 सरकारी नौकरी आपने लगाई थी खालिद जी, और हमने 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगाई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे उद्योगपति साथी कह रहे थे कि हमने स्किल्ड करने के बाद में, जैसे मान लो दूध वालों में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो अन्य हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, समझ भी पा रहे हैं वहाँ पे स्किल्ड लेबर, समझ भी पा रहे हैं महोदय, हम स्किल्ड लेबर हम देने का काम करेंगे। इनको इतनी जानकारी नहीं है अनामिका जी कि जो भर्तियां रद्द करेगी सरकार उसका पैसा वापस करेगी। ये बैठ के झूठ बोल रहे हैं टीवी पे, बिना जानकारी के आ जाते हैं। और देखिए, मुझे कोई हसरत नहीं है अनामिका जी, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खालिद चहल, अरे सुन लो भैया, सुन लो, गला खराब हो जाएगा। नेहरा जी
आप सुनिए, नेहरा जी पहले आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए, आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल आपने दे दिया। नहीं सर, मेरे पास वक्त नहीं है, 30 सेकेंड है, रुक जाइए। राजेश गुप्ता ने ये कहा कि क्षेत्रवाद फैलाने जैसा नहीं है क्या ये, हम क्यों करें, हम जात पात और क्षेत्र के आधार पर नौकरी देना नहीं चाहते, इसका भी जवाब दीजिए जल्दी से। आकाश जी के पास जाना है जल्दी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हम योग्यता के आधार पर नौकरी देते हैं, तो क्या वो ये मानते हैं कि जो लोकल युवा है उसमें योग्यता नहीं होती क्या? हमने आपको ये तो नहीं कहा कि आपका क्राइटेरिया अगर ग्रेजुएशन आपने तय किया है कि इस पोस्ट पे ग्रेजुएशन बच्चे को लेंगे, हम कह रहे हैं ग्रेजुएशन बच्चा आप बाहर का लेने की बजाय हमारे लोकल बच्चे को ले लीजिए। हमने ये तो नहीं कहा आप अनपढ़ को ले लीजिए। अगर आपने क्राइटेरिया बनाया एमबीए बच्चा लेना है, अगर आपने करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? अनामिका जी सुनिए, अगर उसने बोला है कंपनी ने कि हमें एमबीए बच्चा चाहिए तो एमबीए हमारा लोकल ले लीजिए। आप कह रहे हैं लोकल में योग्यता नहीं होती, अरे भैया उसके लिए हम आपको स्किल्ड करके दे रहे हैं, वो हमारा तुम्हारा कोई तो क्वेश्चन कर रहे हैं सर। आप ये बताइए ना कि आप ये कह रहे हैं लोकल में हम क्यों नहीं? दूसरा अनामिका जी देखिए 10% तुम क्यों है, हम क्यों नहीं? आकाश जिंदल बस हो गया, नहीं नेहरा जी माफ कीजिए बड़ी माफी सर। आकाश जिंदाल 30,000 तक की जॉब के लिए सरकार ने कहा है, उससे ज्यादा जो बड़ी जॉबें हैं उनमें तो आप बनता है। आप रिपीट कर रहे हैं नेहरा जी, बोल चुके जनाब, बोल चुके, प्लीज रुक जाइए। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता से, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर मोदी साहब पॉलिसी ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या ये काम करके हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं? ये मैंने विवेक चौधरी से सवाल दोहरा दिया था, लेकिन विवेक जी ने जवाब इसका दिया नहीं। नेहरा जी आप जवाब दे दीजिए, क्या हम कल 75% लागू करके आरक्षण रिजर्वेशन फॉर लोकल ईज ऑफ डूइंग के साथ या उसके प्रति आगे बढ़ रहे हैं? देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिस तरह से इन्होंने जवाब दे रहे इनको ध्यान होना चाहिए अनामिका जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा प्रदेश देश के जो बाकी राज्य हैं उनसे बहुत बेहतर स्थिति में है, और उसमें जो रेटिंग होती है, जो विदेशी लोग आते हैं वो हमारे देश के अंदर जो उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं तो हरियाणा उनकी पहली पसंद है। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश विदेशी लोगों की सबसे पहली पसंद है। यही कारण है कि 495 जो विदेशी कंपनियों के साथ हमारे एमओयू हुए हैं उसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आया। इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी निवेश नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं आया। ठीक है, तो प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कितने और किस तौर बढ़ेंगे, ये कल सुबह के बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल से ही रिजर्वेशन फॉर लोकल 75% का रिजर्वेशन लागू होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबों का पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।